बच्चों लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, बहुत क्विक, बहुत ही फास्ट, बहुत ही एनर्जी के साथ हम इन सॉल्यूशंस को आपके लिए लेके आए हैं बच्चों। पसंद आए तो जरूर लाइक एंड कमेंट ठोकिए फटाक से। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द इनिशियल टेंशन ऑफ अ स्प्रिंग इज डबल्ड, इनिशियल टेंशन इसका मतलब ऑलरेडी स्प्रिंग खिंची हुई है, यानी स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, kx। कभी कभी हम इसको टेंशन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। इफ द इनिशियल टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग इज डबल, देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, यहां पर हमने इसको kx एक तरह से एक्सटेंशन के रूप में देखा है, कोई बात नहीं। ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला √T/μ। आप चाहें तो इसको स्प्रिंग की तरह मान सकते हैं, नहीं भी माने तो इलास्टिक थ्रेड मान सकते हैं। टेंशन का फॉर्मूला हम लोगों ने T ले लिया, इस फैक्टर को उन्होंने क्या करा है बच्चों, डबल कर दिया। तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, इसको कर देंगे हम 2T/μ और दोनों को क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर लेंगे। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो V इनिशियल अपॉन V फाइनल का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट इज 1/√2 एंड यू विल गेट द आंसर 1:√2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फटाक से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का सवाल है ये। थोड़ा सा मैं खुद को आराम देने की कोशिश कर रहा हूं, बट आप लोगों के लाइक को देखते हुए मैं फटाक से अपने आप को दोबारा कंटिन्यूस करता हूं बच्चों। और देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है सेंटर ऑफ मास, यानी अगर हम एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से बात करेंगे तो कक्षा 11 का सवाल है, ये 11th क्लास का सवाल है, जिसमें आपको 2 मासेस दिए गए हैं, 10 kg एंड 20 kg। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये सभी बच्चों का फेवरेट सवाल रहा होगा, मेरा शायद मानना नहीं है किसी ने इसको गलत किया होगा। हमारे पास एक 10 kg है और यहाँ पर 20 kg है, दोनों के बीच का गैप बच्चों, दोनों के बीच का गैप कितना दिया है, दोनों के बीच का गैप कितना दिया है, 10 मीटर दिया है। हमसे पूछा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम 10 kg से, इंपॉर्टेंट है बच्चों, कहाँ से पूछा है, 10 kg से पूछा है, 10 kg से पूछा है, यहाँ से पूछा है। लेट्स दूरी कितनी मान लेते हैं, r1 मान लेते हैं। अब देखिए वैसे तो सभी को फॉर्मूला याद है, तो मैं यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इसको m1 और इसको m2 मान लूँ तो एक फॉर्मूला सभी को याद होगा, m2/m1 + m2 × d। तो यू हैव टू सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। m2 का वैल्यू 20 हो गया, नीचे 20 + 10 × d कितना है बच्चों, यही तो d है। फटाक से बच्चों लाइक ठोकिए, हम बहुत मेहनत से आपके लिए इतने फास्ट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। फटाक से जब आप इसको देखेंगे तो 20/30 0 से कट जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर 20/3। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, जल्दी बोलो, 20/3 मीटर। अब यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1414। क्वेश्चन नंबर 1414 बच्चों, ये सवाल मेरे ख्याल से सभी बच्चों का बहुत ही फेवरेट सवाल था। डी ब्रोगली वेवलेंथ, थोड़ा सा नीचे करिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ थोड़ा सा नीचे करिए, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। सभी बच्चों का शायद फेवरेट सवाल है। यहां से अगर देखेंगे तो एक फॉर्मूला H/mv या H/p, सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद होगा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम को रिलेट करता है ऑफ अ पार्टिकल। तो पूछा है कि बताइए विच शोज द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ विद द एसोसिएट मोमेंटम। तो यहां से आप देखिए ये आपको रिलेशन दिख रहा होगा, एंड दिस रिलेशन शोज लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। सभी बच्चों को पता होगा अगर मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, अगर मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा ऑप्शन बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाक से टिक करिए, सेकंड नंबर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर फटाक से मेरे कलीग, मेरे साथ पढ़ाने वाले एस सर को भी इनवाइट करता हूं, वो मेरी एनर्जी से एनर्जी मिलाएं
और वो यहाँ पर आपको आगे के कुछ सवालों का सोल्यूशन देंगे। आइए एसी सर। थैंक यू आर्य सर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि जो पेपर है वो काफ़ी इजी है मेरे हिसाब से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया कि जो सोलेनॉइड है उसके सेंटर पे फील्ड कितनी होगी। तो बच्चों हम जानते हैं कि लॉन्ग सोलेनॉइड में वैसे तो जो फील्ड उसके मिडिल पोर्शन में होती है वो हम कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन फिर भी इसने क्लियर कर दिया कि सेंटर पे फील्ड हमसे पूछी गई है। तो जो फील्ड होती है सेंटर पे हमारे पास वो होती है म्यू नॉट एन आई। बच्चों वो होती है म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पे जो म्यू नॉट की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं, दिस इज 4 पाई 10 की पावर -7। अब n की वैल्यू के लिए हमें देखो कुछ डेटा दे रखा है 100 टर्न्स पर मिलीमीटर, 100 टर्न्स पर मिलीमीटर। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर चाहिए, तो इस डेटा को हम ले लेंगे 100 डिवाइडेड बाय मिलीमीटर के लिए हम ले लेंगे 10 की पावर -3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 5 बच्चों। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी 10 की पावर 5 बच्चों। अब करंट की बात करें तो करंट हमें दे रखा है कितना 1 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही ईजी था और बहुत ही स्कोरिंग था। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 4 × 3.14 इंटू 10 की पावर -2। तो आप देख सकते हैं बच्चों इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाएगा 12.56 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। यानी हमारे हिसाब से जो ऑप्शन 4 है बच्चों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है ऑप्टिक्स पोर्शन से, लेकिन मेरे हिसाब से अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, हम डायग्राम बना सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में हमसे एंगल पूछा गया है बच्चों। तो रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल निकालना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में तो सेम एंगल होता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट मीडियम में देखें तो यहाँ पे ये म्यू इक्वल्स टू 1 जो कि हमारा वैक्यूम हो जाएगा, और वहाँ से लाइट जो डाली गई है बच्चों वो डाली गई है ग्लास के ऊपर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। तो यहाँ से हम ये जो एंगल है स्नेल्स लॉ लगा करके फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों, जो कि हो जाएगा 1 × साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 × साइन थीटा। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा √3/2 बराबर √3 × साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं बच्चों जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 1/2 है। दिस इंप्लाइज थीटा इज 30 डिग्री। आप देख सकते हैं बच्चों थीटा जो है वो 30 डिग्री है। अगर हम यहाँ पे टोटल एंगल की बात करें तो स्ट्रेट लाइन के लिए टोटल एंगल होता है 180। तो बच्चों यहाँ पे जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड के और रिफ्रैक्टेड के बीच में दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारे पास, अगेन ये जो क्वेश्चन है ये सेंटर ऑफ मास चैप्टर से पूछा गया बच्चों। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास में भी किए होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि जो मास है शेल का वो m है, जिसमें से 2 फ्रैगमेंट्स इक्वल मासेस के हैं और रेशियोज हमें दे रखा है बच्चों 2:2:1, जिनमें से 2 सेम मास के फ्रैगमेंट्स हैं वो परपेंडिकुलरली v स्पीड से जाते हैं। तो थर्ड पार्टिकल वो कितनी स्पीड से जाएगा। देखो बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मासेस को जो सेम मासेस हैं उनको हम 2m' ले लेते हैं और 2m' ले लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड सेम दिखा देते हैं v और v। अब हमें पता है कि जो थर्ड पार्टिकल अगर रेशियो की बात करें तो वो रेशियो में अगर जाएगा तो रेशियो में कुछ इस तरफ जाना चाहिए और मास हो जाएगा m'। स्पीड हमें पता नहीं है तो मोमेंटम के लिए हमने मान लिया v'। अब अगर हम इन 2 पार्टिकल के लिए देखें तो इन 2 पार्टिकल का जो भी नेट मोमेंटम होगा, क्योंकि इसका जो मोमेंटम है वो हम देख सकते हैं हो जाएगा 2m' बच्चों, और इसका भी जो मोमेंटम आप देख सकते हैं सेम हो जाएगा 2m' तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो जाएगा, लेकिन दोनों परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का जो नेट वैल्यू आएगा वो आप देख सकते हैं बच्चों हो जाएगा 2√2m'। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल के हिसाब से हम देखें, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है उसका नेट मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, जो कि शेल से बना है और यहाँ पे जो रेस्ट पे था। तो इसीलिए अपोजिट वाला जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी v' × m' यहाँ मैच होना चाहिए। तो मोमेंटम के हिसाब से